नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दरअसल इस वक्त लेकर हम आते हैं आपके पास 2 बजे, लेकिन आज संसद से हम कुछ आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर लोकसभा में अपनी चर्चा का जवाब दे रहे थे, जो चर्चा मादक द्रव्यों के सेवन को लेकर हो रही थी। तो अब हम उन खबरों की चर्चा करेंगे इस वक्त पर जिस पर की चर्चा है जरूरी, और इसके लिए अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। और आज हम खास तौर पर जो बात करने वाले हैं वो बात होगी कि कोरोना को लेकर जो कई देश, चीन समेत कई देशों में फैल रहा है, उसको लेकर भारत सरकार कितनी सतर्क है, क्या तैयारी है, उसी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, उस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को क्या जल्दी रिटायर करने की कोशिश कर रही है आरजेडी, इस पर हमारी बात होगी। और आज हमारी खास तौर पर जो चर्चा होने वाली है वो ये कि दिल्ली शराब नीति को लेकर के परतें खुल रही हैं और अब चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है, ईडी की चार्जशीट में, कि सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है इससे, और साथ ही नेताओं को, अधिकारियों को इसमें पैसा दिया गया था। इन सब मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सभी पॉजिटिव सैंपल को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजने की दी थी सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की दी सलाह। नियमों का पालन न होने की स्थिति में देश हित में यात्रा स्थगित करने का किया आग्रह। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड नियमों का पालन न करने पर उठाए सवाल। कहा, क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है? तवांग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से आज भी लोकसभा की कार्यवाही रही बाधित। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों की दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए करेंगे पेश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मोदी सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए उठाए कई कदम। जनजाति मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का किया काम। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना। पंजाब में ठंड और धुंध से स्कूलों का बदला समय। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर लगाई रोक। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से करीब 3 महीने पहले आई ये पाबंदी। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के इस कदम की कड़ी निंदा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता। तालिबान और अलकायदा के संबंधों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बताया खतरा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर भी जताई चिंता। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस, और अब हम करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एक उच्च स्तरीय बैठक की, जो कोरोना पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक हुई। और कोरोना पर इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार हालांकि पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम सीक्वेंसिंग में जुटने का दे चुकी है निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। यह निर्देश कल ही दिया गया है केंद्र की तरफ से। दरअसल चीन समेत दुनिया के कुछ देशों में बढ़ रहे हैं
कोरोना के मामले तेजी से हो रहा है संक्रमण। दुनिया भर में कोरोना फैलने के बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार सतर्क और सक्रिय है और इसी सिलसिले में लगातार जो बैठकें हैं वो हो रही हैं और इसी सिलसिले में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उसी बैठक से संबंधित ये दृश्य आप देख रहे हैं, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें कई संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड प्रबंधन से जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया और इसमें खास तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से सतर्कता बरत सकती है और किस तरह से तैयारियां हैं। तो ये तैयारी सरकार की तरफ से है और सतर्कता बरती जा रही है कि किसी भी तरह से भारत में कोरोना को लेकर नुकसान ना हो और तेजी से फैलाव ना हो। और अब इस वक्त में बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली शराब नीति घोटाले में जो परतें खुल रही हैं उससे जुड़ी चर्चा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हुई भारी गड़बड़ियों की अब खुल रही हैं परतें, क्योंकि शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और चार्जशीट में ईडी का दावा है कि इस नीति के कारण सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और आरोपी को 295 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सरकारी अधिकारियों और नेताओं को भी दिए गए 100 करोड़ रुपए। चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा का खास तौर पर बयान है, जिसमें वो साफ बता रहा है कि कैसे वो मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मिला। दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि वो विजय नायर के जरिए तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी मिला। आरोप पत्र कारोबारी समीर महेंद्रू और 4 कंपनियों के खिलाफ दायर किया गया था और राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, यानी उस आरोप पत्र में दम पाया, उस आरोप पत्र में वो मजबूती देखी कोर्ट ने। शिकायत सामग्री, गवाहों के बयान और जांच एजेंसी के एकत्र सबूतों से आरोपित व्यक्ति और कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा, आरोपित व्यक्ति के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस आरोप पत्र के मुताबिक शराब कारोबारियों ने हवाला के जरिए अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए दिए। तो सवाल यह है कि कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल सरकार आनन फानन में नई शराब नीति लेकर क्यों आई? और इतना ही नहीं, बड़ा सवाल यह भी कि अगर यह नीति सही थी तो क्यों कुछ ही महीनों बाद अचानक इसे वापस भी ले लिया? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर अपनी बात कही है, उसे सुन लेते हैं। उसके बाद फिर हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता से और करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच में जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी कानून के तहत होती है। तो आप ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा वो स्वयं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में हैं। तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को, जिन्होंने घोटाले किए हों, उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। तो ये अपनी बात रख रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। और जिस तरह से इस मामले में परतें खुल रही हैं, क्या कुछ और खास है इस चार्जशीट में? नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत यासिर साहब। और साथ में परविंदर सिंह सेठी भी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत परविंदर साहब आपका भी जी। तो सबसे पहले मैं नीरज से अपडेट ले लेता हूं, फिर आप दोनों के पास आता हूं। नीरज, जिस तरह से आखिरकार ईडी ने चार्जशीट इस मामले में दाखिल कर दी और अब खास तौर पर ईडी बता रही है कि करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान और सरकार को
और साथ ही जिस तरह से यह भी कह रही है कि अधिकारियों को और नेताओं को पैसे दिए गए, अब चार्जशीट में यह बाकायदा रिकॉर्ड में बात ला रही है ईडी। क्या कुछ खास है इस चार्जशीट में नीरज? देखिए, बिल्कुल कई सारे तथ्य प्रवर्तन निदेशालय ने सामने रखे हैं लालचंद। और जिस तरीके से अगर आप देखें कि दिनेश अरोड़ा का इसमें जब नाम आया था, दिनेश अरोड़ा को जब गिरफ्तार किया था, उसके बाद कई सारी परतें खुलनी शुरू हुई। अब जो चार्जशीट फाइल की है उसमें दिनेश अरोड़ा ये बताते हैं कि किस तरीके से जो संजय सिंह हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। संजय सिंह से मुलाकात के बाद संजय सिंह उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराते हैं और दिल्ली इलेक्शन के लिए फंड रेस करने के लिए एक बड़ी रकम मनीष सिसोदिया को दी जाती है बाया चेक। इस बात का उल्लेख जो दिनेश अरोड़ा है वो करते हैं। और इसके बाद ही अभिषेक से मुलाकात उनकी होती है। और आपको बता दें, ये वही अभिषेक है जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। और अभिषेक के जो संबंध हैं वो जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी कविता के साथ संबंध है। और ये कहा गया था कि जो शराब जो एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली की, उसके तहत लाइसेंस दिलवाने के लिए कारोबारियों की मदद की जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो भी राजनेताओं तक पहुंचाया गया था। तो ये पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया। और इसके लिए लगातार उन्होंने तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखे हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात होती है। विजय नायर जो खासतौर से आम आदमी पार्टी में जो कम्युनिकेशन देखते हैं, विजय नायर के साथ उनकी मुलाकात एक होटल में होती है। दोनों नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद विजय नायर उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा संजय सिंह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक के पास लेके जाते हैं। और एक बड़े कारोबारियों को इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए बड़े कारोबारियों की एक चेन बनाई जाती है। उससे ये कहा जाता है कि उनको बाद में लाभ दिया जाएगा। और खासतौर से दिनेश अरोड़ा का जिक्र इसलिए भी लालचंद में करूंगा कि दिनेश अरोड़ा के एक एक्साइज में एक काम था जिसको संजय सिंह ने करवाया था। इसका उल्लेख भी चार्जशीट में है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ा खेल खेला जा रहा था और तमाम कारोबारी एकजुट होकर इस एक्साइज पॉलिसी के तहत बड़ी मात्रा में जो रकम है वो ले रहे थे। और दिल्ली सरकार या कहें कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको एक बड़ी चपत लगा रहे थे। एक बड़ा खेल था लालचंद। लौटता हूं आपके पास। मैं पहले जरा परविंदर सेठी के पास चलूंगा, उसके बाद यासिर साहब के पास आऊंगा। परविंदर सेठी जी, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, के कविता, मनीष सिसोदिया, ये सारे नाम, ये क्या है? यहां से लेकर के तेलंगाना तक ये मामला जिस तरह से जुड़ रहा है परविंदर साहब, ये क्या मतलब? मुझे याद है एक बार जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आकर के अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली में खास तौर पर मुलाकात की थी। मैं क्या इस मुलाकात को भी इस मामले से जोड़ूं या ना जोड़ूं परविंदर साहब? नहीं, देखिए, ये खेल तो बड़े समय से चल रहा है। आप देखिए ना, के कविता जी के ऊपर जब एलिगेशन लगे तो उन्होंने कहा कि मैं डेफर्मेशन का केस डालूंगी कि मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी हैं, आरोपी नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं होता कि ये नहीं, लेकिन अभी क्लीन चिट भी तो नहीं मिला, वो चार्जशीट और आएगी अभी। नहीं, वो जांच चल रही है, जांच का विषय है। जब कोई सरकार, लेकिन चार्जशीट के अंदर आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी का नाम दिया जाता है। उनके घर में रेड डाली जाती है, उनके पैतृक गांव में डाली जाती है और वहां से कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अब जो एजेंसी हैं, अगर उसके अंदर कोई गुनाहगार है उनको डेफिनेटली पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन एक दिनेश अरोड़ा तो साफ तौर पर बयान दे रहे हैं परविंदर जी। दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र ऑन रिकॉर्ड ईडी कर रही है चार्जशीट में। सर, ये 6-7 महीने से ऐसे ही चल रहा है। कभी किसी का बयान आ जाता है, कभी सुखेश चंद्रशेखर किसी प्रकार का बयान देता है जो जेल में है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को खड़ा कर देती है और वो जो बयानबाजी देते हैं। मैं कहता हूं, अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक राजनीति करना और किसी को डिफेम करने का प्रयास करना राजनीतिक फायदे के लिए, वो लौटता हूं आप यासिर साहब, क्या आप खड़ा कर देते हैं ऐसे लोगों को, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर टाइप के लोगों को, जो कि या सुकेश चंद्रशेखर फिर से 60 करोड़ रुपए देने की बात कही है आम आदमी पार्टी को, तो आप खड़ा करते हैं या इसमें जांच में दम है? परमिंदर भाई ने लगता है ईडी के आरोप पत्र को पढ़ा ही नहीं। अगर वो पढ़ ले एक बार या उसको देख ही ले एक बार टीवी पे या जहाँ पे डिबेट पे जाते हैं, तो इन्हें बात समझ में आएगी। संगठित और सुनियोजित तरीका सामने दिख रहा है।
आपको शायद ध्यान हो, जब हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन हमने किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम एक बात बताते थे और इन्होंने एक चीज रखी थी। आम आदमी पार्टी की एक खासियत है कि किसी भी इश्यू को वो टच तो करते, कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते। इन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, इन्होंने जनता से राय मांगी, तो ये सब उनका दिखावा था, छल था। वो जो एक पैटर्न की राजनीति करते हैं, खास करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। आज अगर चर्चा करें कि वो जनता की राय पे क्या रहा, परमिंदर भाई नहीं बता पाएंगे। वो विशेषज्ञ समिति ने जो क्या राय दी थी, उसके बाद भी जो चार्जशीट में है, आपने जो अभी अपने ही उसमें दिखाया है कि 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को। और कौन है, किसको फायदा हुआ है? जो महेंद्रू है, जो आरोपी है, उसकी कंपनी को 295.45 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और कई नेताओं को भी मिले। जानबूझ के, ये जानबूझ के खामियां आपने पहले रखी। जी नीरज, आ रहा हूं। जानबूझ के जब लाइसेंस देने के वक्त आप एक भूमिका तैयार कर रहे थे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे कि हम जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लिकर पॉलिसी, वो सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान की पॉलिसी होगी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको वापस भी ले लिया। तो ये जो खेल आम आदमी पार्टी करती है, कई सवाल उसका खुलासा किया है। और इसमें आपको मैं यकीन दिला दूं कि कोई भी अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व है वो बचेगा नहीं, चाहे मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है, भी जी ठीक है। मैं लौटता हूं आपके पास। नीरज, आप कुछ अपडेट देना चाह रहे थे, फिर मैं चर्चा करूंगा, बताइए। लालचंद, मैं चाहता कि एक सवाल आप कर लें, ये पूछ लें कि दिनेश अरोड़ा जो राधा इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने 82 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए हैं कि नहीं दिए, ये एक बार इनसे पूछ लें। परविंदर जी, इसके अलावा परविंदर जी, ये सवाल अहम सवाल है, बताइए। और एक समीर महेंद्रू ने 1 करोड़ रुपए राधा इंडस्ट्री को ट्रांसफर किए कि नहीं किए, इसकी जानकारी इनको है कि नहीं? हाँ, बताइए परविंदर जी। ये देखिए, कई बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। उसी क्रम में हमारे संवाददाता नीरज ने भी कुछ अहम सवाल पूछे हैं। नहीं, मैं देखिए, जो इन्होंने सवाल पूछे इस चीज की मुझे पार्टी के अंदर किसको कितना कोई फंड आया या नहीं आया, मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसकी कोई वो नहीं दे सकता। लेकिन आप एक बात बताइए ना, जो DHFL 42,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को 19,000 करोड़ रुपए देता है। नीरव मोदी भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, दाऊद भाग जाता है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। अब देखिए, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इस लिकर पॉलिसी के अंदर LG ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। यही लिकर पॉलिसी, अभी हम तो दिल्ली शराब नीति के घोटाले की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या इस मामले में ऐसा लग रहा है, यासिर साहब, ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कोशिश थी पैसे बनाने की, और बाद में जब ये मामला प्रकाश में आया तो आनंद फानन में इसको वापस भी ले लिया गया? लालचंद जी, आप देखिए ना, पैसे बनाने की कोशिश नहीं, पैसे बनाए गए। 100 करोड़ की बात आ रही है चार्जशीट में, जो इनके नेताओं में बटे। और अभी आपके जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने 2 सवाल इनसे किए थे कि जो 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू के ट्रांसफर हुए हैं राधा इंडस्ट्री को, उसमें इन्होंने किसी तरह की कोई जवाब नहीं। इसलिए क्योंकि परविंदर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मेरे पास वही मैं कह रहा हूँ। परविंदर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात की। नहीं, अगर समर्थक भी हैं तो ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के दिल वालों की, ये जो दिल्ली के लोग हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली को अलग से देखा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। उनको आपने ठगने का काम किया, उसपे तो आप, ये भी दिल्ली वाले हैं, उसपे तो ये अपनी राय रख सकते हैं ना। उसपे तो अरविंद केजरीवाल एंड टीम, जो मनीष सिसोदिया ने जो किया है, जिस तरीके से इन्होंने तो फौरन कह दिया कि उनका चार्जशीट में नाम नहीं आया, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी आनी बाकी है। वही मैं भी कह रहा था कि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, चार्जशीट अभी आएगी। ईडी ने कहा है, ईडी ने और सीबीआई ने दोनों कहा है कि किसी को क्लीन चिट इस केस में नहीं मिला है, लेकिन आप किसी और केस को इंक्लूड करेंगे, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से। चलिए, तो मुझे लगता है ठीक है, इसकी परतें खुल रही हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जो जांच एजेंसी हैं वो इस पूरे मामले की और ज्यादा परतें खोल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। और इस पक्ष में परविंदर जी भी हैं, यासिर साहब भी कह रहे हैं कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, अपडेट देने के लिए, जुड़ने के लिए। यासिर साहब आपका भी और परविंदर जी आपका भी।
जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो इसी के साथ वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम रुख करेंगे अगली खबर और अगली चर्चा का। आप देखते रहिए इस वक्त डीडी न्यूज पर। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, और साथ ही वहां पर शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे क्यों नीतीश कुमार इतने चिढ़ जाते हैं। भाई, शराबबंदी पर सवाल से क्यों बौखला गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये एक सवाल उठ रहा है क्योंकि वो हमेशा उस पर चिढ़ जाते हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 71, बल्कि अब तो सूचना है कि 72 हो गया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि बिहार सरकार ने मौत की संख्या को छुपा लिया। 2016 में महागठबंधन सरकार के मुखिया रहे नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके अपनी ख्याति बढ़ाने की पहल की थी, लेकिन 6 वर्षों के बाद ही आखिर ऐसी हालत क्यों बनी कि नीतीश कुमार से जब कभी भी शराबबंदी फेल होने पर सवाल पूछा जाता है तो वो बौखला जाते हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात की ही एक और कहानी है बिहार में। जब बिहार में जगह जगह शराब की भट्टी मिल रही हो, जहरीली शराब बंट रही हो, तो फिर सवाल को लेकर परेशानी क्यों, खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों परेशान हो जाते हैं। बिहार में बीजेपी ने गरीब लोगों की मौत को लेकर उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ये बात विधानसभा के अंदर भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, 2 टूक कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, और हम तो एक भी पैसा नहीं देंगे। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर सबसे अजीब सी हालत, असमंजस की हालत है आरजेडी की, जो महागठबंधन में साझीदार है। पहले जमकर विरोध किया, इन दिनों खामोशी है। नीतीश कुमार को तो यह आभास हो गया है कि वो अब बिहार में लोकप्रिय चेहरा नहीं रह गए हैं। इसीलिए शायद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं नीतीश, और अपने उप मुख्यमंत्री को 2025 में बिहार का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, लेकिन 2025 में, अभी नहीं। लेकिन आरजेडी में तो अभी से ही नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष मुखर होने लगा है। नीतीश कुमार अपनी तरफ से कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया और अब बचे हुए काम को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी 25 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो नीतीश कुमार को पद छोड़ने की सलाह देती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के नेता सलाह दे रहे हैं। एक और बीजेपी नीतीश कुमार से जहरीली शराब मामले में इस्तीफा मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सहयोगी महागठबंधन में आरजेडी है, उसी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश को बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएम पद छोड़ने की सलाह दे डाली। जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को वीपी सिंह से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ने के बाद ही तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो आप भी छोड़ दीजिए। जाहिर है कि आरजेडी नीतीश को बोझ मारने लगी है और पार्टी तेजस्वी के सामने नीतीश को बड़ा रुकावट भी मान रही है और उनसे छुटकारा पाना शायद चाह रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विनोद जी, क्या जल्दी 2025 तक भी इंतजार करने के मूड में आरजेडी नहीं दिख रही है क्या? बिल्कुल जल्दी ही छुटकारा पाना चाह रही है और एक तरह से कहें तो रिटायर करना चाह रही है नीतीश जी को। लाल जी, मैं बिल्कुल आप ही के सवाल पे आता हूं और आपने जरूर सही कहा है कि आरजेडी कम से कम अभी इस बात को मान लिया है कि किसी न किसी तरह से जो नीतीश कुमार का जो इमेज था सुशासन का और उनकी लोकप्रियता का,
वो जो इमेज में डेंट हो रहा है धीरे धीरे, और उनकी विश्वसनीयता जो लगभग बिहार में और बिहार के लोगों में कम हो रही है, तो वो इसे आरजेडी इस बात को मान लिया है किसी न किसी तरह से उसका नुकसान होने जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों 2 बाई इलेक्शन हुए और दोनों बाई इलेक्शन में महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे उनकी हार हुई थी जी। उसमें आरजेडी और जेडीयू के जो नुमाइंदे थे वो सब एक साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने दोनों कैंडिडेट को हराया था दोनों उपचुनाव में। तो ये बात अब धीरे धीरे ये आरजेडी के जो अपने कार्यकारिणी के लोग हैं उनमें ये बात मान लिया है कि नीतीश कुमार को आगे झेलने से उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब हुआ क्यों है? अब ये देखिए कि ये शराबबंदी के बाद जो जहरीली शराब को लेके बिहार में इतनी समस्याएं थी, जो आप ये देखें कि 2 दिन से मीडिया में आप देख रहे हैं कि जो भट्टियां हैं वो लगातार हर इलाके में हर जिले में कहीं ना कहीं शराब की भट्टियां मिल रही हैं जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो आखिर ये सवाल है कि इतने बड़े जो शराब के जो कारोबार की बंदी के बाद जो ये कारोबार बना है उसके सूत्रधार कौन है और वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं? सवाल ये है कि अगर आप ये बात विधानसभा में पटल पे और चिल्ला के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो आप कम से कम उन लोगों को जो ये शराब पहुंचा रहे हैं उन पे कार्रवाई करते क्यों नहीं दिख रहे हैं? सुशील मोदी यही सवाल उठा रहे हैं कि ये मुआवजा देना, जबकि बिहार सरकार में आपके एक्साइज पॉलिसी में है कि जिन लोगों की जो मौत हुई है उसका मुआवजा आपको देना चाहिए। और नीतीश कुमार को इस बात की बौखलाहट है कि अगर इसको शराबबंदी के फेल्योर से जोड़ दिया गया तो उनका जो ये 7 निश्चय है उसको पे सबसे बड़ा ये डेंट होगा। रही बात, जब आप ये कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने बहुत बड़ा एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो पीएम मटेरियल हैं उनको वो साबित करना होगा। और ये पीएम मटेरियल साबित करने के लिए जब बीपी सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके ही पब्लिक के बीच में आए थे और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया और पीएम पद उनको मिला और वो संघर्ष करते हुए दिखे तो बड़ा जो उनका संकल्प था उसको पूरा किया। तो नीतीश कुमार जब छोटा पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो पीएम का बड़ा पद कैसे पाएंगे? ठीक है। तो ये इसी घबराहट का है कि ये आरजेडी एक तरह से ये मान लिया है कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से उन पे आप एक बोझ बन गए। अब जब पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि एक एसेट और लायबिलिटी की बात होती है, तो अगर कोई नेता जैसे ही उसको लायबिलिटी लगने लगता है तो उससे झटकने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश आप साफ देख रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता गाहे बगाहे कल तक शराबबंदी का विरोध कर रहे थे, आज वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि आप मैदान में उतरिए और संघर्ष करिए, इस सीएम का पद आप तेजस्वी के लिए विनोद जी, विनोद जी, अभी कुछ देर पहले ड्रग्स पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री दे रहे थे, तो उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखिए जो इसके शिकार होते हैं उनको और व्यापार करने वाले को अलग अलग नजरिए से देखना होगा। यही बात वहां पर शराब को लेकर के लागू होती है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, यानी कि गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं, इस तरह का असंवेदनशील बयान। तो ये जो अप्रोच है इसको लेकर के क्या लगता है कि शराबबंदी कुछ ना कुछ बिहार में इस तरह से विफल हो रही है कि सवाल सुनकर के नीतीश जी भड़क जाते हैं बिल्कुल, और इस तरह के बयान असंवेदनशील बयान देते हैं। आज के बयान का जो रेफरेंस दिया है कि उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, उन्होंने बहुत सही कहा है कि संवेदना आपको उन पीड़ितों के साथ रखना चाहिए जो इसके शिकार हुए हैं। आपको कम से कम उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए देखना चाहिए कि जो उनके पास वो पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या जहरीली शराब हो, जो उनके पास पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, इसकी छानबीन और इसकी पड़ताल किए बिना आप अगर वहां आपकी पुलिस जो है, पूरी पुलिस महकमा आप सिर्फ लोगों को शराब का मुंह सूंघ के लोगों का उसको पकड़ रहे हैं। आज 4 लाख से ज्यादा आप सोचिए कि बिहार के वो गरीब लोग जेलों में बंद है जी। पूरे हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप देखिए कि बेल एप्लीकेशन की तांतें लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये व्यवस्था जो आपने पिछले 6 साल में बनाया है वो बिहार को कहीं ना कहीं से तबाह और बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपकी सिंपैथी कहीं से वो माफिया के सपोर्ट में तो है, लेकिन वो पीड़ित जो है, जो लोग इससे मर रहे हैं या जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं, उस पे आप एक सख्त कानून के सामने में लाके उसको सख्ती करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे भी इस पर चर्चा जरूर करते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है कि जो मौसम ने करवट बदला है, मौसम का जो रंग बदला है, उससे जिंदगी तो मुश्किल हुई है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर भी हुई हैं। खासतौर पर हम फसलों को लेकर बात कर रहे हैं, गेहूं की फसल को लेकर। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर दिखने लगा है। आप अगर उत्तर भारत के राज्यों में रहते हैं तो आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो कई जगह पर कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे ने ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी कर दी है। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में अगले 4 दिन तक घने कोहरे रहने की संभावना है।
लेकिन इन मुश्किलों के बीच जो गेहूं उपजाने वाले किसान हैं उनकी बाँछें खिली हुई हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये मौसम उपयुक्त है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस कंडीशन में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि कोहरे वाला जो मौसम है, फॉगी वेदर जो है, उसको गेहूं के बुआई का सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। कोहरे वाले मौसम में फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है, तो एक तरह से इसका ये फायदा भी है। और सबसे खास बात यह है कि शीतलहर और कोहरे के बीच उपज अच्छी होने की संभावना बनती है। धीरज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरज, और खासतौर पर अगर हम बात करें, मुश्किलें तो हैं और हम उस पर चर्चा करते ही रहते हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या है, दृश्यता की समस्या है, लोगों की जिंदगी जो है वो ठंड की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक ने क्या ये बात कही है कि ये फायदेमंद है? इस आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं। Only observations, and they too have been duly noted. One recommendation related to defining clear-cut roles of various departments. माननीय सदस्यगण कृपया शांति रखें प्लीज। आप माननीय मंत्री बोल रहे हैं और पीछे बैठकर आप लोग सुन रहे हैं, प्लीज। For the establishment of a coordination mechanism, it also called for designing standard operating procedures for deportation and extradition of pirates by the Ministry of Home Affairs, so that these provisions could be implemented early. Addressing the concerns of the honourable members of the Standing Committee, sir, the provision for trial in absentia was dropped in the official amendments before they were passed by the Lok Sabha. Honourable members should also be aware that this bill addresses the issue of death penalty as an exceptional case, and the quantum of punishments envisaged are in line with the gravity of offences. Chairman, sir, in the absence of a specific law or a legal provision in the Indian Penal Code or the Criminal Procedure Code on piracy, this bill would provide an effective legal instrument to combat maritime piracy. It would enable us to discharge our obligations under the UNCLOS, which we had signed in 1982 and ratified in 1995. Ensuring maritime security is key to safeguarding India's security and economic well-being. With more than 90% of our trade taking place by sea routes and more than 80% of our hydrocarbon requirements being seaborne, the security of our sea lanes of communication is critical. India is also one of the largest providers of seafarers in the world. This bill will fulfill all the expectations of the UNCLOS, to which India is a signatory, for cooperation in repression of piracy in high seas. India has taken a lead on issues of maritime security at multilateral fora, as showcased by our initiative when Prime Minister chaired a session on maritime security in the UN Security Council during India's presidency in August of last year. This was the first time the maritime security was a formal agenda item at the Security Council. As such, the passing of this bill will enhance our global credentials and standing in the Committee of Nations. It will strengthen our maritime security, including the safety of our maritime trade routes and the well-being of Indian seafarers in international waters. Thank you, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, motion moved. Now. ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राज्यसभा से, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। और उन्होंने खासतौर पर बताया कि ये जो विधेयक है, इसमें तमाम चिंताएं जो हैं उसका समाधान किया गया है और लोकसभा में इस विधेयक पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। राज्यसभा में अब इससे चर्चा के बाद और विदेश मंत्री के जवाब के बाद इसे पारित करने की अभी फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल फिर 2 बजे। आज थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि हम लोकसभा से सीधा प्रसारण दिखा रहे थे। कल फिर 2 बजे इस वक्त लेकर हम हाजिर होंगे। इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।